डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने 400 युवाओं को किया सम्मानित। लॉन्च किया कौशल सारथी और कौशल सेतु प्लेटफॉर्म। कार्यक्रम में पूर्ववर्ती सपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, पहले की सरकारों की बीमारी मानसिकता ने यूपी को बीमार कर दिया। आज यूपी है देश का ग्रोथ इंजन। 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, बदले जा सकते हैं कानून। संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की लखनऊ में घोषणा। लखनऊ में केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉन-वेज पर बैन। नॉन-वेज की जगह प्रोटीन वाले शाकाहारी खाने देने के निर्देश। नॉन-वेज पर बैन पर सियासत शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, खान-पान और रहन-सहन को नियंत्रित करना तानाशाही है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बुधवार को राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाली कई नई पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कौशल सारथी और कौशल सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और राजकीय आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने 400 युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात की गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर हम इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर हम यूपी की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले रोजगार के अभाव में युवा अपने माँ बाप पर आश्रित थे। हर माँ बाप अपने बच्चे को हर अपशगुन से बचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशगुन बन चुकी थी। युवा के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्कूली शिक्षा हो या अन्य अभियान, सभी नरादत थे। असुरक्षा का वातावरण था, युवा के सामने पहचान का संकट था। किसी ने कोई डिग्री ले भी ली हो तो यूपी के अंदर कोई काम नहीं था और यूपी के बाहर कोई सम्मान नहीं था। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। नौकरी निकली तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे बीमारू होता गया, लेकिन आज यूपी विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो। और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि देश में वर्ष 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। देश में बार बार चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है। सिविल सोसाइटी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में है।
पीपी चौधरी की अगुवाई में जेपीसी 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पर पहुंची थी। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा, हम देश में जहां भी रह रहे हैं, आम जनता एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रही है। लोकतंत्र की असली हितधारक जनता ही है। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक 4 चुनाव एक साथ हुए थे। तब तो हमारे पास आज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। आज हमारे पास पर्याप्त ईवीएम भी है। चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना है कि चुनाव में अधिक से अधिक लोग वोट डालें, जो तभी संभव है जब चुनाव बार बार ना हो। तभी लोकतंत्र अपने सही मायनों में लागू होगा। विपक्ष कह रहा है कि एक चुनाव की अवधारणा संघीय ढांचे के खिलाफ है। जवाब में जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव की समय सारणी एक होने से संघीय ढांचे की भावना को उल्लंघन नहीं होता। 50 और 60 के दशक में एक साथ हुए चुनाव यह साबित करते हैं कि इसी तरह से एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने से विपक्ष की बात भी गलत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे पहुंच चुका है। देश आजाद हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कांग्रेस की जो संविधान विरोधी नीतियां रही हैं, इसमें कई सरकारों को समय से पहले बर्खास्त करना, फिर चुनाव अलग अलग समय पर होना शुरू हुआ और सरकारी खजाने से बेतहाशा पैसा जो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, गरीब के लिए खर्च होना चाहिए, किसान के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा सारा का सारा चुनाव में खर्च होने लगा और इसके कारण से देश की प्रगति भी प्रभावित हुई। तो वन नेशन वन इलेक्शन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजन तय किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है, वो देश के हित में है, देश के लोगों के विकास के हित में है, देश को तेजी से प्रगति कराने की दिशा में लिया गया एक कदम है। यही बात हमने आज माननीय संसदीय समिति के समक्ष भी बताई है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। छोटी मोटी जो बातें चर्चा में आती हैं, उनके चलते जो मुख्य बात है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता और उन छोटी छोटी बातों को साथ में देखते हुए हमें इसे जल्दी से लागू करना होगा। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके चलते इस बड़ी भावना को, इस बड़े काम को रोका जाए। इसे जल्दी से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्तावित ढांचे की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के साथ जन भवन लखनऊ में संवाद एवं रात्रि भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद के दौरान राज्यपाल ने समिति के सदस्यों के साथ चुनावी व्यवस्था, चुनाव सुधार, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, महिला आरक्षण, स्थानीय निकाय चुनावों तथा संगठन की भूमिका जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इन विषयों पर अपने विचार साझा करते हुए समिति के सदस्यों से उनके दृष्टिकोण एवं प्रस्तावित व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की। संवाद कार्यक्रम में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए उनके अनुभवों एवं विषयों पर दिए गए मार्गदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि समिति देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर समाज के सभी वर्गों से सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर रही है। समिति का उद्देश्य व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोगों की भावना के अनुरूप कार्य करना है, ताकि सभी पक्षों के विचारों के आधार पर सार्थक सहमति विकसित की जा सके। केजीएमयू ने सभी 18 हॉस्टल मेस में नॉन वेज खाना पकाने और परोसने पर रोक लगा दी है। छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार ना तो बाहर से नॉन वेज खाना ऑर्डर कर सकेंगे और ना ही हॉस्टल में खुद खाना बना सकेंगे। केजीएमयू के चीफ प्रोवोस्ट प्रोफेसर कमल कुमार सावलानी ने हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में नॉन वेज पर बैन को लेकर मंगलवार को आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि मेस और कैंटीन में अब मांसाहारी भोजन ना तो पकाया जाएगा ना ही परोसा जाएगा। छात्र छात्राओं को पर्याप्त प्रोटीन मिले, इसके लिए उनके भोजन में शाकाहारी प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। केजीएमयू में 18 हॉस्टल हैं। अब तक यहां हर हफ्ते 3 दिन मेस में नॉन वेज बनाया जाता था। दरअसल निरीक्षण में नॉन वेज पकाने वाली जगहों पर साफ सफाई की कमी पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी की यूनिवर्सिटीज की चांसलर भी हैं।
केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉन वेज पर बैन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। केजीएमयू द्वारा वहां के हॉस्टल में मांस बनाने की रोक का वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसी के खान पान और रहन सहन को नियंत्रित करने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला तानाशाही वाला है। किसी को भी किसी के निजी खान पान पर, रहन सहन पर, धर्म को मानने पर रोकने का अधिकार नहीं है। केजीएमयू के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए, उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? हर आदमी का ये अपना निजी अधिकार है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है निजी रहन सहन खान पान का। किसी को भी अधिकार नहीं। केजीएमयू में जो ये हुआ है, इसका निर्णय तत्काल वापस लेना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया। उन्होंने राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसकी विवेचना पर संदेह जताया है। जहां एक एसआईटी का सवाल है, मुझे लगता है कि छोटे लोगों को फंसाया जाएगा और बड़े लोगों को बचाया जाएगा। मंदिर के आंदोलन से लेकर ट्रस्ट बनाने तक हर काम में प्रधानमंत्री शामिल थे। हमें लगता है कि इस मामले के तार दिल्ली तक जुड़े हैं। मंदिर में जो चोरी हुई उसके सिलसिले में हमारा शुरू से दृष्टिकोण ये था कि राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसकी विवेचना पर संदेह है। एक ऐसी जांच एजेंसी जो राज्य सरकार के प्रभाव से मुक्त हो, या तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज या संसद की संयुक्त समिति इसकी जांच करे। तो जहां तक एसआईटी का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि जो छोटे लोग हैं उनको फंसाने की और सही मानों में जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मंदिर आंदोलन से लेकर के ट्रस्ट बनाने तक हर काम में प्रधानमंत्री शामिल है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? हम कुल मिलाकर के हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना चाहिए, वरना निश्चित रूप से इसके तार दिल्ली से भी जुड़े, ऐसा हमारा मानना है। अगली खबर का रुख करेंगे जो कानपुर से है, जहां कानपुर के संस्कार लॉन में आयोजित आम महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई आम की कई देसी और विदेशी प्रजातियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। कई शहरी की दशहरी की मिठान थी, तो कहीं लंगड़ा, चौसा, अल्फासो और अन्य दुर्लभ किस्मों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती नजर आई। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अलग अलग किस्मों के आमों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में स्थानीय आम उत्पादकों और किसानों को सम्मानित किया गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नई किस्मों और आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी देने का भी माध्यम बनते हैं। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता रंजीत और कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल भी मौजूद रहे। आयोजक और सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि कानपुर में पिछले कई वर्षों से आम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना था कि आम को फलों का राजा कहा जाता है और इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न प्रजातियों और उनकी विशेषताओं से परिचित कराना है, ताकि आम उत्पादकों को भी बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे देश में मिठास फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग समाज में कड़वाहट फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। कानपुर आम महोत्सव के नाम से प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है और आज आपने देखा है कि आम की भिन्न भिन्न प्रजातियों के बारे में लोग जाने, इसके लिए ये आम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आम फलों का राजा होता है, आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों का सम्मान के लिए भी एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। आज उसी दिशा में फिर इसका आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी लगी है, उसके बाद किसानों का सम्मान होगा। सर, इस आम की मिठास को 27 के चुनावी रंग में किस तरह से घोलेंगे? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को मिठास देना चाहते हैं।
ये जरूर है कुछ लोग फिर भी अंदर कड़वाहट लिए रहते हैं, ये उनकी बात है। तो हम तो मिठास देते हैं और जनता को भी हम लोगों ने तमाम भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनहित की जो योजनाएं हमेशा सरकार ने दी है। श्रावस्ती के कोना विकास खंड के ग्राम अकबरपुर में बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पिछले 3 सालों से गंभीर बिजली संकट और कम वोल्टेज से जूझ रहे ग्रामीणों का कहना है कि मोमबत्ती जैसी जलती है लाइट। पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन के बावजूद गांव को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल रहा है। शोपीस बन गए हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ग्रामीणों ने वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए गांव में तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विधायक राम फेरन पांडे के निर्देश को भी विभाग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखिए 11,000 दरवाजे से गई है। यहाँ ट्रांसफार्मर कई बार हमारी मांग है कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर लग जाए तो यहाँ के ग्रामीण वो विद्युतीकरण में आ जाएं, सबके घर लाइट पहुँच जाए। कितने दिनों से आप मांग कर रहे हैं? ये हम मांग कर रहे हैं तो हम 2-3 साल से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तब बताया जा रहा है कि बिजली आती है तो वहाँ एक बल्ब भी नहीं जलता है। क्या कहा जाए, हम सब खुद अपने बांस बल्ली से 2-3 किलोमीटर दूरी पे ट्रांसफार्मर है, बांस बल्ली से इसी प्रकार से लाइट यहाँ पर लेके आए हैं। कमिश्नरेट कानपुर नगर की रेउना थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने और पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार NCRP समन्वय और प्रतिबिंब पोर्टल पर मिल रही शिकायतों के आधार पर 13 जुलाई की रात गिरसी नहर पुल स्थित पुरानी नहर कोठी पर छापेमारी की गई। यहां 12 आरोपी संगठित गिरोह बनाकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी सिम और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर पहले ट्रू कॉलर से लोगों को जानकारी जुटाते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन स्वीकृत होने का झांसा देकर 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे। वहीं कुछ आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अश्लील वीडियो देखने का डर दिखाते, मोबाइल पर पुलिस सायरन की आवाज सुनाकर गिरफ्तारी की धमकी देते हुए और 11,000 रुपए वसूलते थे। पुलिस ने बताया कि ठगी से कमाए गए पैसे आरोपी ऐशो आराम में खर्च करते थे। पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। रेवना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। उस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके जी। डीजीपी सर की साइबर कार्य योजना जो है उसके अंतर्गत हमने NCRP समन्वय पोर्टल और प्रतिबिंब पोर्टल इन सभी के माध्यम से एक हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई किए थे और वो नंबर्स आइडेंटिफाई करके उनकी कांस्टेंट लोकेशन लेके हमने ड्रोन के माध्यम से एक जगह को आइडेंटिफाई किया जहां पर ये साइबर फ्रॉडस्टर बैठते थे और फ्रॉड कॉल किया करते थे और उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड रेड करके रेवना की टीम, सजेती की टीम, PAC ऐसे 60-70 पुलिस कर्मियों को लेके हमने रेड किए और वहां से 12 लोगों को हमने पकड़ लिया है। सर, कितने लंबे समय से आपको सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में जो है ऐसा तरीके का क्राइम किया जा रहा है? देखिए, अगर प्रतिबिंब पोर्टल देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा ही हॉटस्पॉट ऐसे शो करते हुए दिखता है हमको, बट हमने अप्रैल 2026 में पहले भी रेड की थी यहाँ पर। वहां पर हमने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहां से वो उसके बाद से हॉटस्पॉट बहुत कम हो गया था, फिर से ये जगह एक्टिव होना शुरू हुई थी, तो उसी के अंदर हम कंटिन्यूअस इसकी निगरानी कर रहे थे और आज हमने फिर से रेड करके 12 लोगों को पकड़ लिया है। ये गिरोह क्या पहले भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुका है? जो लोग पकड़े हैं उनमें से कुछ नंबर जो है पिछले साल भी एक्टिव थे और पहले से भी इन कार्यों में संलिप्त रहे हैं और उनकी कंटिन्यूअस हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आज जिस तरीके से पूरे यूपी में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए अब पुलिस क्या योजना बना रही, किस रणनीति के तहत इस तरीके के क्राइम पर लगाम लगाई जाएगी? जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, यूपी पुलिस में आप देखते हैं कि साइबर थाना हर एक पुलिस स्टेशन को अटैच कर दिया गया है और डीजीपी सर ने अभी एक अभियान शुरू किया है साइबर वज्र,
उसके अंदर भी हम लगातार कार्रवाई करते हुए देख रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों में भी ये अभियान जो चला था उसके अंदर हर जगह पर अरेस्टिंग हुई दिख रही है। अगर कानपुर की बात करें, यहाँ से 20 से 25 अभियुक्तों को गिरफ्तारी पिछले 5 दिन में हुई है। तो लगातार जो विविध पोर्टल्स है जहाँ पर साइबर क्राइम शो होता है, उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके लगातार कार्रवाई इस पे जारी है। जैसे कि आपने देखा कि लगातार डीजीपी के आदेश के बाद में साइबर वज्र ऑपरेशन के तहत इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और निगरानी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। देखना यह है कि कब तक इस तरीके के साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी। सिद्धार्थनगर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 1 महीने बाद एक नवविवाहिता को उसके पति ने हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। मृतका की मां की शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया गया। मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चक मझारी गांव का है। मृतका की पहचान मुफीदुन के रूप में हुई है, जो संतकबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के दसहवा गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार उसकी शादी करीब 1 महीने पहले हुई थी। मृतका की मां का आरोप है कि उनके दामाद ने फोन पर बेटी की मौत की सूचना दी। उसके फोन पर कहा कि मैंने आपकी बेटी की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। क्षेत्र अधिकारी डुमरियागंज और नायब तहसीलदार डुमरियागंज की मौजूदगी में घर में दफन शव को बाहर निकलवाया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोन करके मुझको बताया था तुम्हारे लड़की को मार के दफनिया दिया था। कौन आपको फोन किया था? वो शमशेर फोन किया था। ये शमशेर कौन है? वो दामाद था मेरा। क्या उसने बताया? उसने बताया मैं उसको मार के मैं घर में दफनिया दिया था। किसको दफनाया? मेरे लड़की को। श्रीमती सफीदुन्निसा निवासी दसहवा थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर ने सूचना दिया कि मैं अपनी लड़की मफीदुन्निसा की शादी 1/6/2026 को शमशेर अहमद निवासी चकमझारी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर के हमारी लड़की को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। आज सूचना मिली कि उन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के मेरी लड़की को मार पीट कर हत्या कर दिए हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।